हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बाजपेयी टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, इस क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैंने क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है। अभी तक बस बहुत मैं नॉर्मल दे रही थी, सारे पेपर से सारा कलेक्ट करके। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है। 18 जनवरी से एडमिट कार्ड यूपीपीसीएल के आने की पूरी संभावना है। और इसके फरवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और मैं डीआरडीओ के जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप लोग को जो भी क्वेश्चन आए उतने ही क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा एग्ज़ाम में। निगेटिव मार्किंग मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं पूरे क्वेश्चन कर दूं, क्योंकि आजकल नॉर्मलाइजेशन होने लगा है। बहुत सारे उस पर पेपर होते हैं, मतलब बहुत सारे टर्न में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, और लगातार कई दिन तक चलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जब करते हैं तो वो एक्यूरेसी देखते हैं कि किसके क्वेश्चन मतलब कितने कम अटैम्प्ट किए और कितने ज़्यादा करेक्ट करे हैं, उनका ही नॉर्मलाइजेशन में उठाया जाता है। मैं नॉर्मलाइजेशन पे एक वीडियो लेकर आऊँगी आने वाले टाइम पे। तो साथियों, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज के लिए। बढ़ता चल तू है मुसाफिर, मंजिल तेरे निकट होगी, हौसला रख दिल में अपने, ख्वाहिशें तेरी पूरी होंगी। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है। एक लोगों ने मुझे कई बार बोला मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन देखते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर से हैं। कल मैं आपके सामने पेपर्स रख के दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन कलेक्ट करके बनाए हैं। तो और कितने तक क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे इन वीडियो के में, तो आप लोग प्लीज उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी डीजल, ऑप्शन ई पेट्रोल। तो इसमें से पारंपरिक स्रोत नहीं है हवा। और कौन कौन से हैं? हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब हाइड्रो में क्या यूज होता है? जल यूज होता है, पानी यूज होता है, वो भी हाइड्रो पावर प्लांट में। तापीय विद्युत में कोयला यूज होता है, तो ये कोयला हो गया। परमाणु में क्या होता है? गैस, यूरेनियम वगैरह यूज होता है। तेल, गैस इंजन, ये भी एक है। तो जितने भी ये लिखे हैं पारंपरिक स्रोत, ये पारंपरिक स्रोत वाले हैं। और पारंपरिक स्रोत नहीं है तो हवा नहीं है, विंड वाला नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका। वैसे तो मैंने नंबरिंग करी है 10 वाले के हिसाब से। सैटेलाइट के लिए ऊर्जा का स्रोत है, सैटेलाइट के लिए ऊर्जा का स्रोत है सोलर सेल। ऑप्शन दे रखा था क्रायोजेनिक सेल, फ्यूज सेल, इनमें से कोई नहीं, एडिशन सेल। ठीक है, तो इसका आंसर है सोलर सेल। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर आप लोग देंगे। ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिरोधक क्षमता होती है। ऑप्शन ए लंबाई घटने से के साथ बढ़ती है, लंबाई में घटता है, लंबाई घटने के साथ घटती है, लंबाई में बढ़ती है। बताइए, आंसर बताइए, नीचे आंसर है फिर मैं दिखाऊं। भैया इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबाई घटने के साथ घटती है। क्यों? क्योंकि आपने आर बराबर रोयल अपॉन ए, अगर आर बराबर प्रोपोर्शनल एल है तो इसका मतलब क्या है? समानुपाती में लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो लंबाई घटने के साथ घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरिया की बात होती तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अगर तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में की ट्रिप कॉइल में किसकी ऊर्जा दी जाती है? तो साथियों, सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल होती है उसमें भी हम लोग कौन सी वोल्टेज देते हैं? डीसी वोल्टेज देते हैं। अब साथियों देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने इसको पूरा एक जगह आपको कलेक्ट करके समझा दिया है। ये आपके पास अच्छे से नोट्स पहुंच जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स,
बहुत बार पूछे गए हैं, एक जगह पे ही सारे कलेक्ट कर दिए। ये मोटर की स्पीड को उल्टा करना, कभी डीसी मोटर की स्पीड को उल्टा करना पूछता है, कभी 3 फेज एसी मोटर की पूछेगा, कभी सिंगल फेज मोटर की पूछेगा, कभी रिपल्सन की पूछेगा, कभी सैडिड पोल मोटर की पूछेगा। तो मैंने एक जगह पे लिख दिया है। तो पहला क्या है इसमें, डीसी मोटर की स्पीड को अगर उल्टा करना है, क्लॉकवाइज में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज में करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें दो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। तो दो में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को बदल देना चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को बदलना चाहिए, इसीलिए या लगा है, देख लीजिएगा, ठीक है। डीसी मोटर की स्पीड को चेंज करना है तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को बदलना पड़ता है। अगर यही बात पूछ ले एसी 3 फेज मोटर में कनेक्शन को उल्टा करना है तो क्या होगा, 3 फेज में किसी 2 फेज के कनेक्शन को आपस में चेंज करना चाहिए। किसी 3 फेज है, अगर एसी 3 फेज मोटर की बात कहेगा तो 3 फेज मोटर में किसी 2 फेज के कनेक्शन को आपस में इंटरचेंज करना चाहिए। आया समझ में। अब देखिए अगर आपसे पूछता है सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के लिए, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग को हम बोलते हैं सहायक वाइंडिंग। अगर ये वाइंडिंग में क्या होता है कि अगर पूछता है सिंगल फेज मोटर के कनेक्शन को चेंज करना है तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दो में से किसी एक के कनेक्शन को बदल देते हैं। स्टार्टिंग या रनिंग में से किसी एक के कनेक्शन को बदल देते हैं। डीसी में क्या कर रहे थे, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग किसी में से किसी एक के कनेक्शन को बदलते थे। 3 फेज में क्या करते थे, 2 फेज को कनेक्शन को आपस में इंटरचेंज कर देते थे। और सिंगल फेज में क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग होती है, इनमें आपस में कोई भी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा कर देंगे तो मोटर उल्टी चलने लगेगी। अब बात आती है सैडेड पोल मोटर। ये भी सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, ये बच्चों के खिलौनों में यूज होती है सैडेड पोल मोटर। जो छोटे वाली कार वार आती है मेले में जो मिलती है उसमें भी छोटी सी लगी रहती है, स्टेपर मोटर, सॉरी इसमें स्टेपर मोटर लगी रहती है। सैडेड पोल मोटर देखो, इसमें क्या होता है, स्टेटर को ही योग की अपेक्षा उल्टा कर देते हैं। जो स्टेटर होता है उसको उल्टा कर देते हैं, या तो उसमें क्या होता है छेद होते हैं, तो 2 सैडेड रिंग सर्किट में लगाकर करते हैं। इसको रट लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। डायग्राम में अभी नहीं दिखा पा रही, नहीं तो डायग्राम तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन इसको रट लो क्योंकि स्टेटर को ही योग की अपेक्षा उल्टा कर देते हैं और 2 साइडेड रिंग सर्किट में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे जितने भी जुड़े आसपास क्षेत्र में जो भी फ्रेंड हो उन सबको भेज दीजिएगा, सबको भेज दीजिए, लिंक हमारा शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ही चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हम इन सबको हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हम टेलीग्राम पे आपको PDF दे देंगे, ठीक है। तो अभी कम टाइम है, आप लोग उससे प्रिंट निकाल के फटाफट याद कर डालो, लेकिन इसको उससे पहले इसको एक बार देख लोगे ना तो समझ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बुक्स वगैरह में बहुत रहते हैं। और मैं तो बोलना चाहूँगी आप लोग को कि PDF जो मिल भी जा रहा है उसके बाद भी आप लिखो, वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी पे नोट अपने खुद बनाओ तो आपको जल्दी आएगा। टेक्निकल में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, नॉन टेक्निकल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर टेक्निकल में आपको बहुत कम पढ़ना है। 26 चैप्टर है हमारे 2 साल के ITI में, और 26 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इस पर PG नहीं करने जा रहे हो। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत भीड़ मिलेगी, आप लोग परेशान होंगे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं खो के आना DRDO में। और जितने भी लोग DRDO देने जा रहे हैं, आप लोग एग्जाम सेंटर से बाहर निकलिएगा, जितने भी क्वेश्चन याद रहे आपको दिमाग में, तो वो क्वेश्चन प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजिएगा टेलीग्राम पे, टाइप कर करके मेरे को भेजिएगा कि जैसे हम लोग उसको आने वाले टाइम पे सॉल्व कर पाए, ठीक है। और UPPCL के लिए बिल्कुल कमर कस लो, जितने जितने UPPCL भरा है। नेक्स्ट देखिए रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर में क्या करते हैं, इसकी अगर हमको इसका चेंज करना होता है, इस मोटर का इनका डायरेक्शन चेंज करना होता है या इसका रोटेशन डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो कम्यूटेटर पर ब्रश की स्थिति बदलने से स्पीड उल्टी हो जाती है।
कम्यूटेटर पे जो ब्रश लगे होते हैं साथियों, अगर हम वो ब्रश की पोजीशन को बदल देते हैं तो स्पीड उल्टी हो जाएगी। तो हमने कौन कौन सी मोटर देखी? डीसी मोटर, इसमें क्या होता है आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग दो में से किसी एक के कनेक्शन को चेंज कर देते हैं तो मोटर उल्टी चलती है। थ्री फेज में क्या होता है दो फेज के कनेक्शन को आपस में चेंज करने से मोटर उल्टी चलती है। सिंगल फेज में क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दो में से किसी एक के कनेक्शन को चेंज करने पर उल्टी चलती है। और सैडेड पोल मोटर में क्या स्टेटर को ही योग की अपेक्षा उल्टा कर देते हैं दो सैडेड सर्किट में लगाकर, ठीक है। और रिपल्सन में क्या करते हैं कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगे होते हैं उसकी जो पोजीशन होती है उससे ही हम स्पीड को उल्टा कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये 3-4 पेपरों में है। यूपी आरवीएनएल के अभी जो पेपर हुआ है 2022 में उस वाले पेपर में भी है, पहले के 2 पेपर में है यूपी आरवीएनएल, इसमें 2 बार लिख दिया। दिल्ली मेट्रो में है 2 बार, डीआरडीओ में, और मैं इसके घुमा घुमा कर है तो मैंने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखने के बाद इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया नीचे तक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता में क्या असर पड़ता है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ अगर जो भी चालक है उसकी प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ती है। अब देखिए नीचे मैंने इसको डिस्क्राइब करा है, जो चैप्टर है उससे मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है। इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर ए बता दिया कि ये बढ़ती है। अब देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया है कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई प्योर मेटल धातु है, शुद्ध धातु है, प्योर मेटल धातु है, शुद्ध धातु है, तो उस पर क्या होता है, जैसे प्योर मेटल कॉपर है, ब्रास है, ये प्योर धातु है, उस पर क्या होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गर्मी में धूप बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर सर्दियों में क्या होता है कि टेम्परेचर उसमें कम पड़ रहा है तो ये तार में रेजिस्टेंस कम रहेगा। मतलब रेजिस्टेंस का तापमान बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। प्योर मेटल धातु की अगर बात करता है तो बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। तो देखिए ऊपर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यही क्वेश्चन था, तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि अभी क्या बताया, प्योर मेटल जो भी होंगे, जो प्योर मेटल धातु जो होगी उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अब देखिए नीचे अगर कोई मिश्र धातु की बात करता है तब क्या होता है, मिश्र धातु में तापमान बढ़ने से बहुत थोड़ा सा बढ़ता है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और मिश्र धातु होती कौन कौन सी, जैसे टंगस्टन, ठीक है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, हीटर की कॉइल जो होती है उसमें भी निकेल और क्रोमियम मिलता है, 80% निकेल 20% क्रोमियम होता है, तो उसमें भी क्या होता है बहुत थोड़ा सा। और देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, इलेक्ट्रिक में काम आने वाली जो धातुएं होती हैं, इलेक्ट्रिक में काम आने वाले जितने भी अलॉय का रेजिस्टेंस हर टेम्परेचर पर एक समान सा रहता है, बहुत हल्का सा बढ़ता है एकदम, और कभी कभी क्या होता है समानता रहता है, दिखता है। तो R बराबर T, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिप्लोमा के टाइम पे, सॉरी CTI जब मैंने की थी तब मैंने इसको समझा था। मैंने ITI किया गवर्नमेंट ITI से, कानपुर से ही, उसके बाद मैंने अप्रेंटिसपन की पावर हाउस से की, फिर मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने CTI किया मुंबई से, और उसके बाद मैंने AMI भी मैं कर रही थी लेकिन मेरे को गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, इस गवर्नमेंट ने, तो मैंने AMI अपना ब्रेक किया, ठीक है। तो इसलिए बहुत मैं बारीकियों से चीज़ को बता रही हूँ। आगे हम लोग, अभी मेरा यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और 100% रिजल्ट निकलेंगे। और कानपुर में जो जो लोग रहते हैं आसपास जो भी हो, जैसे आज मेरे से अभिषेक जी से मेरी बात हुई, वो शायद कालपी के हैं, सॉरी अभय कुशवाहा, कानपुर के हैं ये, तो आप आ सकते हैं। मेरा ऑफलाइन बैच चलता है मॉर्निंग में 8 to 10, तो आप लोग आइए, हम आपको पूरे जो भी मेरी पूरी हेल्प बनेगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। 2023 में खाली नहीं जाने दूंगी, और वैकेंसियां हैं इस बार हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत वैकेंसी है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कार्बन और इंसुलेटर इलेक्ट्रोलाइट। कार्बन इंसुलेटर जो होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट, इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। अगर टेम्परेचर घट गया सर्दियों में क्या होता है, इन चीज़ों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कार्बन का, इंसुलेटर जो होते हैं उनका, और इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी में पड़ा रहता है उन सबका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और कॉपर वायर और यूरेका वायर में क्या होता है, देखिए कॉपर वायर और यूरेका वायर में क्या होता है,
इसमें भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस का ताप के समानुपाती होता है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। प्योर मेटल में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। मिश्र धातुओं में क्या रहता है, लगभग समान रहता है। इंसुलेटर इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और कॉपर वायर यूरेका वायर में क्या होता है, उसमें भी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक है, मैंने पूरा बना के दिखा दिया आपको। इसको बहुत ढंग से समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैंने क्वेश्चन ले आई मैं, उसके बाद मैंने नीचे इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि अगर ऐसे पूछे तो आप ऐसे बताना। किस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड और एनएस और वास्तविक स्पीड एन के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, तो ये एक स्लिप स्पीड की परिभाषा है। स्लिप स्पीड को, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड की जो बीच का अंतर होता है उसी को ही हम बोलते हैं स्लिप गति, स्लिप स्पीड। ठीक है, तो साथियों समझ गए ना आप, ये डेफिनेशन थी। अब देखिए मैंने नीचे समझाना क्या चाहा आपको। यदि पूछे सिंक्रोनस मोटर केवल तभी चलेगी यदि उसके पास स्लिप 0 है। मोटर चल रही होगी तो स्लिप 0 होती है, और मोटर खड़ी होती है तो स्लिप 1 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये दिल्ली मेट्रो का है, मेट्रो की वैकेंसी 2023 में 110% है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, जो मौका मिले सारे फॉर्म भरना और सबको कहीं ना कहीं सेट हो जाना है 23 में। तो सिंक्रोनस मोटर केवल तभी चलेगी यदि उसके पास स्लिप 0 होती है। अगर मोटर के पास जब मोटर खड़ी होती है तो यूनिटी होती है। मोटर की स्पीड अगर 100 है तो स्लिप 0, अगर स्पीड 0 है तो स्लिप 100। समझ में आई बात? इसको 2-4 बार पढ़ेंगे समझ में आएगी। ये थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने पे आता है, लेकिन इसको मैंने बहुत शॉर्टकट में किया, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे बताने की कोशिश करी है, तो आपको आ जाएगा। और जितने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके लिए तो उसको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे से याद रखिएगा। यूपीपीसीएल का भी आने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपके पास लगभग अभी आप कंटिन्यू ये सब कर रहे हैं, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपनी, उसको वीडियो को देख लीजिए, पढ़ते रहिए। फिर हम लोग शाम तक मिलते हैं एक बार फिर। चलिए, जय हिंद।